बुद्धिमान किसान। सकाराम बेहद मेहनती थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी भी खेती में मदद करती थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफी मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी अच्छी फसल होगी। वे सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। साकाराम के 4 बेटे थे, लेकिन वे बेहद आलसी थे। वे पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हुए अपना समय बर्बाद करते थे। साकाराम वास्तव में उनके बारे में चिंतित थे। हमारे स्वस्थ और स्वस्थ बच्चे हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे पास उनके जैसे बच्चे क्यों हैं। ऐसा नहीं है। इतना नकारात्मक मत सोचो। वे भी तभी काम करेंगे जब वे बुद्धिमान बनेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। चांड्या और पांड्या अभी छोटे हैं, लेकिन मधु और किश्य की शादी हो सकती है, लेकिन वे अभी भी अपरिपक्व हैं। मेरी बात सुनो, ज्यादा चिंता मत करो। मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, कुछ खाने का समय हो गया है। चलो। साकाराम अब जीवन भर घर चलाते चलाते थक चुके थे। उसे बच्चों की मदद की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन आलसी बच्चे किसी काम के नहीं थे। अधिक मेहनत और बढ़ती उम्र के कारण साकाराम की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी, और एक दिन वह बीमार पड़ गया। लक्ष्मी, आज 4 दिन हो गए मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। हमें अगले महीने बीज बोना है, और हमने खेत की जुताई भी नहीं की है। जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम बस आराम करो। ऐसी अप्रिय बातें मत कहो। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। हाँ, मैं अपने परिवार की देखभाल कर सका क्योंकि मुझे आपका समर्थन था। क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ अदरक की चाय बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल, अभी। मुझे यह तुरंत मिल गया। सकाराम को अब इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। वह जानता था कि उसके बच्चे स्वेच्छा से खेतों में काम नहीं करेंगे। सकाराम ने उन्हें कड़ी मेहनत के महत्व को समझाने का एक तरीका सोचना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रभु के नाम का जाप करने लगा। और फिर उसे एक विचार आया, और उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी से उबर पाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। मैंने तुम्हारे हिस्से का खजाना खेत में गाड़ दिया है। एक बार जब मैं चला गया तो तुम इसे खेत से खोदो। समझे? सकाराम ने जो कहा उसे सुनकर लक्ष्मी भी हैरान रह गईं, क्योंकि उसे भी उस धन का कोई ज्ञान नहीं था। साकाराम कुछ दिनों के बाद मर गया। उसके बाद उसके बच्चे खजाने को खेत में दफनाने के लिए उत्सुक हो गए, और उन्होंने पूरे खेत को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें किसी तरह की दौलत नहीं मिली। और फिर सबसे बड़े भाई मधु ने कहा, तेश्या, हमें अभी वह धन नहीं मिला जिसके बारे में उनके पिता ने उनकी मृत्यु से पहले बात की थी। तो इसका मतलब है कि मरने से पहले हमारे पिता ने हमसे जो कहा वह सब झूठ था। खेत में खुदाई के 4 दिन बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला, वे निराश हो गए। तब उनकी माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया, बच्चों, तुमने इतनी मेहनत से 4 दिन तक खेत खोदा है,
अब बीज बोने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कल सुबह खेत में बीज बो। वे अपनी माँ की बात से सहमत थे। अगले दिन सभी ने एक साथ बीज बोए। उस साल बहुत बारिश हुई थी और फसल भी बहुत अच्छी थी। उन्हें बेचने के लिए बहुत पैसा मिला। तब लक्ष्मी ने उनसे कहा, बच्चे, क्या तुम समझते हो तुम्हारे पिता का क्या मतलब है? यह वह खजाना है जो जमीन में दब गया था, जो तुमने अपनी मेहनत से पाया है। माँ, आज हम सच्चाई से वाकिफ हो गए हैं। हाँ, हम कड़ी मेहनत के महत्व को समझते हैं। हम दबे हुए खजाने का रहस्य समझ गए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। मेहनत से कभी भी पीछे न हटें। समझे, वहां सूर्यभान नाम के एक राजा का शासन था। वह एक महान और बहादुर राजा था। इस राजा को नई और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जब यह शौक आया तो राजा को पैसे की परवाह नहीं थी। उसके दरबार के दरबारी राजा के इस शौक से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे राजा के इस शौक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। और वे राजा के लिए कुछ अजीब और अनोखा लाते थे और बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती थी। सभी राजा की जय हो। राजा, हाँ, इसे देखो, लाल मोर का चित्र। मैंने इसे मध्य प्रदेश से मंगवाया है, खासकर आपके लिए। ऐसे लाल मोर केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वाह, यह बेहद खूबसूरत है। तुम्हारे इस उपहार ने मुझे कभी प्रसन्न नहीं किया। इस चित्र की कीमत क्या है? महामहिम, मुझे इस अनोखे चित्र को पाने के लिए 50,000 रुपए खर्च करने पड़े। क्या? 50,000 रुपए? हाँ, महामहिम। मैंने सोचा कि यह खर्च तुम्हारे शौक की तुलना में कुछ भी नहीं था। तुम सही हो। हाँ, ऐसा अनोखा चित्र मेरे पुस्तकालय में होना चाहिए। हाँ। चतुरन ने उसे 50,000 रुपए दिए। हाँ महाराज। राजा सूर्यभान का मंत्री चतुरन अत्यंत चतुर था। उसे इस लाल मोर के बारे में अपनी शंका थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मोर होता ही है। फिर उसने अपने नौकर को बुलाया। देखो, आज से तुम्हें दरबारी भीमकाई पर नजर रखनी है। उसने क्या किया? वह कहाँ गया? और वह किससे मिलता है? मुझे यह जानकारी 2 दिनों के भीतर चाहिए। समझ गया। जाओ। ध्यान से सुनो। चित्रकार, अगर तुम किसी को इसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समझे? और ये रहे 1,000 रुपए लाल मोर के चित्र के लिए जो आपने बनाया था। और मैं कल ही इस जगह को छोड़ दूंगा। कभी न लौटना। समझे? दरबारी चित्रकार को धमकाकर चला गया। भीम ने वापस आकर चतुरन को यह बात बताई। उसी रात चतुरन ने उस चित्रकार को पकड़ लिया और उसे इस घर ले आया और उसने उसे बैंगनी, हरे, पीले मोर और कई अन्य रंगों के चित्र बनवाए और वह अगले दिन उन तस्वीरों के साथ दरबार में दाखिल हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अनोखे चित्र हैं। सचमुच? मुझे दिखाओ। बहुत अच्छा। बैंगनी और हरे मोर, वे किस क्षेत्र के हैं और इस चित्र की कीमत क्या है? महाराज, वे कल्पना के क्षेत्र से संबंधित हैं और इस चित्र को बनाने वाला केवल चित्रकार ही इसकी कीमत बता सकता है। उस चित्रकार को बुलाओ। यह सब देखकर राजा सूर्यभान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि चतुरन ने यह नाटक अपनी आंखें खोलने के लिए किया है।
उसने चित्रकार को उचित इनाम दिया। महाराज, महामहिम, मुझे खेद है। पैसे के लालच में मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझ पर दया करो। रक्षकों ने उसे कालकोठरी में डाल दिया। और यह सारी दौलत राजकोष में जमा कर दो। नहीं, नहीं, चलो, उसे ले जाओ। उसे मेरी नजरों से हटाओ। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज, मुझे माफ कर दो। कहानी पढ़कर कहीं ना जाएं दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा।